नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत किए जाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीती रात एक बैठक बुलाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली और मीटिंग के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। साथ ही बोर्ड से जुड़े वकीलों ने भी अपनी राय रखी। खबरों के मुताबिक मीटिंग में फैसला लिया गया है कि बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे। इस दौरान बोर्ड अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को देगा। बताया जा रहा है कि शरीयत की जरूरी हिस्से का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा और विपक्ष से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को मिलकर संसद में उठाने की गुजारिश की जाएगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कल भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया था और इसका विरोध करने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि वे लोग अपने हितों को साधने के लिए कुछ लोगों को भड़का रहे हैं। समान नागरिक संहिता का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना जो धर्म पर आधारित ना हो। इस साल के अंत में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी कल मंगलवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डीएमके और बीआरएस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि यदि आप करुणानिधि परिवार का कल्याण चाहते हैं तो डीएमके को वोट दें। यदि आप के चंद्रशेखर राव की बेटी का कल्याण चाहते हैं तो बीआरएस को वोट दें। लेकिन अगर आप आपके बेटे बेटियों और पोते पोतियों का कल्याण चाहते हैं तो भाजपा को वोट दें। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत करते हुए विरोधियों से सवाल किया कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का उल्लेख है। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वह तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाए जाने के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। जहां एक तरफ विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार पीएम मोदी को घेर रहा है तो वहीं बीजेपी भी जवाब देने में पीछे नहीं है। अब इसी कड़ी में पीएम मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान दिए जाने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस सिविल कोड के जरिए हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं, जिससे वे पूरे इस्लामिक प्रैक्टिस को गैर कानूनी बता सकें और उन पर रोकथाम लगा सकें। ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या आप इस देश में प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अब ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक टीवी डिबेट के दौरान जवाब देते हुए कहा कि ओवैसी को संविधान इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि वे संविधान से पहले कुरान पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी की कानून की डिग्री फर्जी नहीं है तो उनको सबसे पहले विधि आयोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 15 जुलाई से पहले लिखित सुझाव भेजना चाहिए। मध्य प्रदेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता कानून की पुरजोर वकालत किए जाने को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि उन्हें पहले देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में बात करनी चाहिए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर जैसे देश के असली सवालों का जवाब देना होगा। वहीं कांग्रेस नेता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य आरिफ मसूद ने पीएम मोदी को संविधान की बात याद दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि उन्होंने डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के तैयार किए गए संविधान की शपथ ली है। देश के सभी वर्गों को संविधान पर भरोसा है और वे इसे बदलने नहीं देंगे। वर्तमान में भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने 3 तलाक पर आगे कहा कि सरकार ने 3 तलाक का कानून बना लिया, इससे क्या फर्क पड़ गया, देश में क्या हो गया। सरकार ने जो 3 तलाक की बात की थी, मुस्लिम महिलाओं के साथ आज क्या हो रहा है, महिलाओं को कौन सा आराम मिल गया। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा कि पीएम मोदी ने अपने 2 घंटे के भाषण में 2G, 3G और न जाने कितने घोटालों के बारे में बात की। ये घोटाले जब हुए थे तो उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने मंत्री और नेताओं को जेल पहुंचवा दिया था। प्रधानमंत्री महाकाल घोटाला और सतपुड़ा रेमडेसिविर घोटालों के दोषियों को कब जेल पहुंचाएंगे। पीएम इस बात का जिक्र करते तो अच्छा लगता। वहीं आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री को ऐसे मुद्दों को राजनीति का औजार नहीं बनाना चाहिए। हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। खबर है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस फिल्म से हिंदुओं और फिल्म में दिखाए गए भगवानों के भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके चलते फिल्म पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता की तरफ से फिल्म के डायलॉग्स का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि सिर्फ गली बॉयज ही ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली ममता रानी ने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से मिले सर्टिफिकेट को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 5(b) में वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिका में तर्क देते हुए कहा गया है कि पवित्र ग्रंथों पर समाज का हर शख्स भरोसा करता है और उससे उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वो शख्स अपनी संस्कृति और परंपराओं के बिना पेड़ से गिरे किसी सूखे पत्ते की तरह होता है। आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट ने फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही सेंसर बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल उठाया। हाई कोर्ट ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा कि लोगों के लिए रामायण एक मिसाल है। फिल्म में जिस तरह से हनुमान और माता सीता को दिखाया गया है वो किसी को समझ नहीं आ रहा। हाई कोर्ट की तरफ से 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आर.के. अरोड़ा की गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत की गई है। मंगलवार 27 जून को ईडी ने आर.के. अरोड़ा को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। आपको बता दें कि सुपरटेक ऑफ कंपनीज और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ पहले से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। जांच में पाया गया था कि खरीदारों से फ्लैट्स के नाम पर मोटी रकम ली गई है, उन्हें समय पर पोजेशन नहीं दिया गया। साथ ही प्रोजेक्ट के नाम पर बैंकों से लिए गए लोन का इस्तेमाल भी नियमों के विपरीत किया गया। वहीं अब जब पूछताछ के दौरान ईडी को संतुष्टि नहीं हुई तो आर.के. अरोड़ा की गिरफ्तारी की गई। अरोड़ा को आज बुधवार को एक विशेष अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।